हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। देखो बच्चों, मैंने आपको अभी तक दो टर्म के बारे में बताया था। एक था हीट और दूसरा था हमारा टेम्परेचर। हीट के हमने बेसिक पॉइंट की पॉइंट्स को समझने का ट्राई किया। देन हमने बेटा टेम्परेचर के बारे में समझने का ट्राई किया। देन टेम्परेचर से हमने निकाला था थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट अपना क्या होगा। अब बेटा हम इन दोनों टर्म के एप्लीकेशन की बातचीत करेंगे। हीट का एप्लीकेशन क्या होगा, टेम्परेचर का एप्लीकेशन क्या होगा, और इसका हमारा सबसे पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। देखो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। तो थर्मल वर्ड तो हमारा रेफर कर रहा है टेम्परेचर को, और एक्सपेंशन का सीधा सा मतलब है एक्सपेंड होना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई भी मटेरियल का अगर मैं टेम्परेचर रेज करता हूं तो बेटा इनमें एक्सपेंशन ऑब्जर्व होता है। जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मटेरियल जो है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट होंगे। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। आ रही बात समझ में? वर्ड का मतलब क्या है, टेम्परेचर को चेंज करने पर यहाँ पर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन नोटिस होता है। अगर मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूं तो मटेरियल एक्सपेंड होते हैं। तो इस टॉपिक में बेटा हम यही बातचीत करेंगे, मटेरियल क्यों एक्सपेंड होते हैं, कितना एक्सपेंड होते हैं, और कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। राइट, चलिए देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूं एक्सपेंशन वाले में तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर वर्ड यूज में आ रहा है मटेरियल और मैटर। अगर मैं मैटर की बातचीत करूं तो मैटर को हम तीन पार्ट्स में जनरली स्प्लिट करते हैं। तीन टाइप का हम बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। राइट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, और वो गैसेज हो। हर मटेरियल हमारा किन से मिलके बना है बेटा, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ठीक है, अगर मैं किसी भी सॉलिड की बातचीत करूं, लेट से मेरे पास कोई भी एक सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, चाहे वो कोई भी मटेरियल का हो, वो अपने एटम से और मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। ठीक है, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल आपस में कोई ना कोई बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे और एक तरीके से वो अपनी एक स्ट्रक्चर फाइनली फॉर्म कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पर सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम बात होती है बेटा लिक्विड में। लिक्विड में भी बेटा एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि लिक्विड में इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लिक्विड में लेयर्स मूव कर सकती हैं, सॉलिड में जो एटम मॉलिक्यूल हैं वो कहीं मूव नहीं करते हैं, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स बने रहते हैं। बस अपनी पोजीशन पे ये ऑसिलेट हो सकते हैं। और ये बात आपने बेटा सॉलिड स्टेट चैप्टर में अच्छे से पढ़ी है। आपके केमिस्ट्री में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में आप अच्छे से पढ़ते हो। सॉलिड में क्या होगा, जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट हो सकते हैं, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट हो सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन वो चेंज नहीं करते। लिक्विड में लेयर मूवमेंट पॉसिबल होता है, एक लेयर दूसरी लेयर पे मूव कर सकती है, इसलिए लिक्विड अपने फ्लो हो सकते हैं। और अगर मैं गैसेस की बातचीत करूं तो गैसेज में भी हमारे बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओनली डिफरेंस क्या होगा कि इनके एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू लिक्विड एंड सॉलिड। आ रही बात समझ में? तो देखिए बच्चों, इस थ्योरी को आप एक्सप्लेन करते हो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस से। इंटरमॉलिक्यूलर बोल लो या एटम्स के बीच में बोले तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, हर मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होते हैं, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है। राइट, अगर मैं सॉलिड में बातचीत करूं तो सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली टू लिक्विड और गैसेस। यही रीजन होता है कि सॉलिड में जो एटम मॉलिक्यूल है वो पास पास होते हैं और अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे होते हैं, जबकि गैसेज में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। वीक होने के कारण यही रीजन होता है कि गैसियस मॉलिक्यूल काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं या एक दूसरे से इतना स्ट्रांगली अटैच नहीं होते और अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते। केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं एक एक बात को हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वहां से पूरा चैप्टर हम डिफाइन करने वाले हैं क्यों मटेरियल हमारे एक्सपेंड होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मटेरियल को समझना होगा। मटेरियल होता क्या है, कैसे मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच है। बहुत ज़्यादा डीपर भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरा केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। बस आपको मैं एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ जिससे आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ, जिन्होंने केमिस्ट्री में ये बात नहीं पढ़ी है। ठीक है, या जिन्होंने पढ़ रखी है उनका रिवाइज हो जाए।
तो यहां पर इनका जो अटैचमेंट है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, उसका रीजन कौन है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि लिक्विड या गैसेज में सॉलिड के कंपेयर में कम होंगे। गैसेज में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे वीक होते हैं, और यही रीजन होता है कि गैसियस मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है कंपेरेटिवली टू सॉलिड। यहां तक बात आ रही है समझ में? अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा मटेरियल का फॉर्मेशन। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर को राइज करता हूं, ठीक है, मान लो मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। अब बात आती है टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे? तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने का तरीका होगा उस मटेरियल को हीट दी जाए और वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। दैट मीन्स मैं इस मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा हूं हीट, और ये हीट को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पर भी आप समझ लो, जैसे ही मैं किसी भी मटेरियल को हीट देता हूं, जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी को है ना बाहर से हीट मिल रही है, तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो पॉसिबिलिटी है कि ना बॉडी इस हीट को एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ा ले, जो जनरली होता है। या दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जैसे आइस के लिए बातचीत की जाए, अगर उसको हीट ऐड करें तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, और बहुत ज़्यादा हीट मिल जाए तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसका फेज चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अभी मैं फेज चेंज होने की बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं बॉडी को हीट ट्रांसफर कर रहा हूं, और हीट ट्रांसफर होने के कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। करेक्ट? जैसे ही मैंने बॉडी को हीट ट्रांसफर की, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने से बेटा इनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा 3/2 kT। आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एक केमिस्ट्री में चैप्टर आता है, हालांकि फिजिक्स में मैं ये फॉर्मूला ड्राइव भी कराऊंगा। तो समझ लो, जैसे ही हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो एटम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जो ये वाइब्रेट हो रहे हैं उसका जो एम्पलीट्यूड है ये बेटा बढ़ जाता है। अब देखो, था क्या, मान लो पहले बॉन्ड लेंथ इतनी थी और ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट हो रहे थे। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जैसे ही बढ़ गया तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने के कारण ओवरऑल मटेरियल की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, मटेरियल का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, या मटेरियल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दैट मीन्स मटेरियल हमारा फाइनली एक्सपेंड हो जाता है। आ रही बात समझ में? थर्मल एक्सपेंशन टर्म का मीनिंग ही ये है कि जैसे ही हम मटेरियल का टेम्परेचर रेज करते हैं तो टेम्परेचर रेज करने से कारण मटेरियल एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्सपेंड होते हैं एक्सेप्ट वाटर। वाटर का एक अपना एक्सेप्शन केस है, कैसे कहाँ पर वो एक्सपेंड होता है नहीं होता है वो हम अलग से पढ़ेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल टेम्परेचर बढ़ाने पर अपने एक्सपेंड होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेज हो। आ रही बात समझ में? तो बेटा सबसे पहले तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हुआ क्या था, जैसे ही मैंने बॉडी का टेम्परेचर रेज करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर रेज करने के कारण इनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, अल्टीमेटली मटेरियल जो है वो एक्सपेंड होता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट, दैट टॉपिक इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। आई बात समझ में? तो मैंने बेटा इस टॉपिक को समझाने से पहले दो चीजें यहां पर यूजुअली हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि मटेरियल होता क्या है, पहले हमको यह समझना होगा कि मटेरियल होता क्या है, कैसे उसके एटम और मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं। देन व्हाई मटेरियल एक्सपेंड ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, सेकंड मैंने आपको यह समझाया है। नाउ थर्ड वी विल डिस्कस कि कितना मटेरियल एक्सपेंड होते हैं, अमाउंट क्या होगा, कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करेगा, और कैसे हमारे न्यूमेरिकल वहां पर बनने वाले हैं। ये सारी बातचीत अभी हम और करने वाले हैं। पहले बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट को मैं लिखा देता हूं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में। किसी को अगर इस तरीके से लिखना है तो इसका फोटो भी क्लिक कर सकता है, इस तरीके से भी लिख सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है समझने का, जो जिस तरीके से समझना चाहे। चलिए आगे चलें, एक बार देख लो। चलो ये मैं साइड में इसलिए हटा कि अच्छे से फोटो ले लो, ठीक है। चलिए
तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताया बेटा, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्सपेंड, बस मैं यहाँ पर एक ही चीज लिख रहा हूँ, ऑन राइजिंग टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं बेटा थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, ओवरऑल मटेरियल एक्सपेंड्स। ठीक है, ओवरऑल क्या होगा बेटा, मटेरियल एक्सपेंड होगा। ये हमारी थर्मल एक्सपेंशन की कहानी है, करेक्ट। अब देखिए, जैसे मैंने बोला बेटा ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्सपेंड, एक्सेप्ट वाटर। ठीक है, वाटर का थोड़ा अलग केस है, वाटर के बारे में, वो अलग केस के बारे में हम बातचीत भी करेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस का एक केस बनता है, किसी को समझ में भी आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जिनको नहीं आया है बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, हम हैं, बताएंगे आपको पूरा क्या है वो केस। तो देखिए बेटा, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्सपेंड, ऑल टाइप्स में अगर मैं बातचीत करूं तो बेटा सॉलिड हो गया अपना, लिक्विड हो गया कोई भी, या गैसेज हो गया, करेक्ट। सॉलिड में अगर मैं बेटा बातचीत करूं तो सॉलिड हमारा 3 टाइप का पॉसिबल होता है, 1D 2D एंड 3D। ठीक है, 1D मतलब ओनली लेंथ ही लेंथ है, 2D मतलब बेटा ओनली एरिया है, और 3D मतलब उसका वॉल्यूम भी है, राइट। तो 1D के लिए जो एक्सपेंशन होगा डेट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। 1D में जो एक्सपेंशन हमारा होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। 2D में बच्चों जो एक्सपेंशन हमारा होने वाला है डेट इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। 2D में जो एक्सपेंशन होने वाला है उसको हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर बेटा मैं यहाँ पर 3D में बातचीत करूँ, 3D में जो एक्सपेंशन होगा डेट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, 3 टाइप का हमारा एक्सपेंशन जनरली यहाँ पर फॉलो होता है। 1D में हो गया लीनियर एक्सपेंशन, 2D में हो गया सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड 3D में हो गया बेटा हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन, करेक्ट। अगर मैं लिक्विड में बातचीत करूं तो लिक्विड की ना तो लेंथ होती है ना ही एरिया होता है, हमेशा लिक्विड को वॉल्यूम में मेजर करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर या 10 लीटर। ठीक है, मतलब मीटर क्यूब की फॉर्म में वो आ रहा होता है। तो यहाँ पर बेटा ओनली हमारा कौन सा एक्सपेंशन नोटिस होगा लिक्विड में, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जब मैं लिक्विड की बातचीत करूँगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन की बातचीत होगी। अगर बेटा मैं गैसेज में भी बातचीत करूं तो गैसेज का भी वॉल्यूम ही पॉसिबल होता है, इसलिए हम गैसेज में भी बातचीत करेंगे तो वो वॉल्यूम एक्सपेंशन की ही बात करेंगे, करेक्ट। तो 3 टाइप के हमारे मटेरियल हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड में हो गया लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। लिक्विड और गैसेज में हो जाएगा बच्चों हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ तक आई बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो रीजन वाई मटेरियल एक्सपेंड, क्या क्या एक्सपेंशन होगा। अगला पॉइंट क्या है बेटा, देखो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, सबसे ज्यादा किस में, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैसेज में। ठीक है, इसलिए बेटा थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो जिसमें ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो तो उतना स्ट्रांगली एटम मॉलिक्यूल को बांध के रखेगा, तो उतना कम एक्सपेंड होगा। तो सॉलिड सबसे कम एक्सपेंड होता है, लिक्विड उससे ज़्यादा और गैसेज उससे ज़्यादा। अगर इस ऑर्डर पे भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम इसको भी लिख सकते हैं। सॉलिड सबसे कम एक्सपेंड होते हैं, लिक्विड थोड़ा उससे ज़्यादा और गैसेज उससे भी ज़्यादा एक्सपेंड होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बातचीत करें तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का रीजन है, करेक्ट। चलिए इन पॉइंट को भी लिख लो, फिर हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं कितना कितना चेंजेस हमारा होता है, कितने मटेरियल हमारे एक्सपेंड होते हैं, क्या क्या उनका कॉन्सेप्ट है। फिर हम न्यूमेरिकल्स की भी बातचीत करेंगे, कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है। चलें, चलिए देखो बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अभी हमने समझा थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या है, क्यों होता है एक्सपेंशन। अब न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं कितना एक्सपेंशन यहाँ पर होता है, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है सॉलिड में
तीन टाइप का हमारा एक्सपेंशन होता है, ठीक है। सॉलिड में कितने टाइप का एक्सपेंशन होता है बेटा? तीन टाइप का। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, फर्स्ट जो पॉसिबल है डेट इज लीनियर एक्सपेंशन, राइट। सेकंड है बच्चों हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, पहला क्या था बच्चों हमारा? लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड है बच्चों हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड थर्ड जो हमारा पॉसिबल है डेट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं। लीनियर एक्सपेंशन पॉसिबल है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन हमारा पॉसिबल है, और थर्ड पॉसिबल है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्योंकि सॉलिड हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं बेटा, एक तो 1D हो सकता है, एक हमारा 2D हो सकता है, और एक हमारा 3D हो सकता है। तो 1D के लिए हो गया लीनियर, 2D के लिए सुपरफिशियल, और 3D के लिए हमारा हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, राइट। अब देखिए इनका मतलब क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने का ट्राई करते हैं। मान लो बेटा ये कोई भी स्केल दिया हुआ है जिसकी लेंथ है L, ये मेरे पास कोई भी स्केल है जिसकी इनिशियल लेंथ है मान लो L0, ठीक है। जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर हो गया θi, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर रेज करता हूं तो इसकी लेंथ बढ़ के रेज हो जाती है और इसकी न्यू लेंथ हो जाती है L एट अ न्यू टेम्परेचर θi। तो यहां पर बेटा लेंथ में ही चेंज नोटिस हो रहा है, दैट टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर मैं सुपरफिशियल में बातचीत करूं कि मान लो आपको ये कोई भी एक प्लेट दी हुई है जिसका इनिशियल एरिया है AI एट अ टेम्परेचर ऑफ θi, राइट। जैसे ही बेटा मैंने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका एरिया रेज कर गया, तो नया एरिया बन गया AF एट अ टेम्परेचर ऑफ θf। That type of material, that type of expansion is called superficial expansion, क्योंकि यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ दोनों में चेंज हो रहा है, राइट। थर्ड होता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कि मान लो आपको पहले ये कोई भी एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका बेटा वॉल्यूम है VI एट टेम्परेचर ऑफ θi, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है VI एट टेम्परेचर ऑफ θi। जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इसका वॉल्यूम बेटा रेज कर जाता है, इसका न्यू वॉल्यूम हो जाता है VF एट अ टेम्परेचर ऑफ θi। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो तीन टाइप का हमारा सॉलिड में एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन तीन टाइप का, अंतर समझ में आ गया। अब देखो कितना ज्यादा मटेरियल एक्सपेंड होगा वो डिपेंड करेगा बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस पे। जितना ज्यादा मैं मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है मटेरियल उतना ज्यादा एक्सपेंड होगा। जैसे आपने पढ़ा है ना कि समर्स में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो लूज हो जाती हैं। लूज होने का रीजन क्या है? उनकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में तो वो उनकी लेंथ बढ़ जाती है, ओवरऑल वो लूज हो जाती हैं। विंटर्स में वो टाइट हो जाती हैं, टेम्परेचर कम होता है तो वो कंप्रेस होती हैं। सीधा सा रीजन है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा लेंथ में चेंज होगा। तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ, या मैं बोल दूं बेटा ओरिजिनल लेंथ, दैट इज इक्वल टू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो कि पहले थी θ0, ये डिपेंड करता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ज़्यादा फ्रैक्शनल चेंज यहाँ पर नोटिस होगा। अगर बेटा मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटा देता हूँ तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है अल्फा। हियर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। वन सेकेंड, हियर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जैसे कोई भी मटेरियल हमारा कितना एक्सपेंड होगा, एक तो वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, मतलब अल्फा पे डिपेंड करेगा, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है।
किसी मटेरियल का नेचर होता है ज़्यादा एक्सपेंड होने का, किसी का कम होता है। जैसे आयरन और कॉपर को कंपेयर करो तो ये तो नहीं है ना कि दोनों में सेम चेंज नोटिस हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा उनकी प्रॉपर्टी के कारण। तो प्रॉपर्टी तो डिसाइड किससे हो रही है, अल्फा से। और टेम्परेचर में चेंज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तो चेंज होना ही है। दूसरा डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर पे, राइट। तो यहाँ से बोल दूंगा बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू दिस। डेट मीन्स यहाँ से हमारा आने वाला है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लिखता हूँ इधर, तो चेंज इन लेंथ डेट इज इक्वल टू होगा एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा। इतना इसकी लेंथ में चेंज होगा। और आप लिख सकते हो बेटा फाइनल लेंथ डेट इज इक्वल टू होगा एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा एल को लिखोगे एल माइनस एल नॉट, इसको इधर लेके जाओगे तो फाइनल लेंथ आएगी बेटा एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। ये इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आ रही बात समझ में? कितना ज्यादा चेंज होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पर। जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर में चेंज करने वाला हूं उतना ज्यादा बच्चों इसकी लेंथ में चेंज होने वाला है। सो हियर आई कैन से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विच इज इक्वल टू होगा हमारा अल्फा डेल्टा थीटा, राइट। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पर अल्फा है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि क्या बता रहा है बेटा, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना ज़्यादा और चेंज भी मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल लेंथ इक्वल टू आएगा ये, करेक्ट। सेम जैसे बच्चों अगर मैं एरिया वाली क्वांटिटी के लिए अगर बातचीत करूं तो यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया डेट इज प्रोपोर्शनल टू होगा चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ज़्यादा एरिया में चेंज होगा। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाओगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है बीटा, तो ये बन जाएगा बेटा डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। आ रही बात समझ में? ठीक है। और यहाँ पर बेटा ये जो बीटा है डेट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए विच इज इक्वल टू होगा बीटा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर इसे आप लिखना चाहो, चेंज इन एरिया डेट इज इक्वल टू आएगा ए बीटा डेल्टा थीटा। और अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू एरिया डेट इज इक्वल टू बन जाएगा ए प्लस 1 बीटा डेल्टा थीटा। फ्रैक्शनल चेंज लिख सकते हो, ओनली चेंज लिख सकते हो, और फाइनल एरिया भी लिख सकते हैं। फाइनल एरिया की वैल्यू अपनी क्या होगी। आ रही बात समझ में? अटेम्प्ट करने का तरीका वही है। यहाँ पर अल्फा आ जाता है लीनियर में, सुपरफिशियल में बीटा आ जाता है, लेकिन फॉर्मूला वही बनने वाला है जो हमारा लीनियर में बना था। चेंज ओनली अल्फा और बीटा के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। जैसे बेटा अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बातचीत करूं तो इसका भी फॉर्मूला इसी तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम डेट डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बदलेगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज होगा। तो यहाँ से आएगा डेल्टा वी अपॉन वी डेट इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा। डेल्टा वी अपॉन वी क्या आएगा, गामा डेल्टा थीटा। अगर बच्चों यहाँ पर आप इसे लिखोगे तो गामा क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। करेक्ट। यहाँ से अगर मैं बेटा इसको लिखता हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम डेट इज इक्वल टू आएगा वी गामा डेल्टा थीटा। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा बेटा फाइनल वॉल्यूम तो ये होगा इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। आई बात समझ में नहीं आई? करेक्ट। तो इस तरीके से हम इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम समझ सकते हैं। एक होगा हमारा लीनियर एक्सपेंशन, एक होगा हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और थर्ड होगा बच्चों हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की भी हम बातचीत करेंगे। अभी मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, चेंज कितना होगा और फाइनल कितना होगा। वॉल्यूम को वॉल्यूम की टर्म्स में लिख दो, एरिया को एरिया की टर्म्स में लिख सकते हैं, और लेंथ को लेंथ की टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। चलिए
नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं यहां पर हमारे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल एंड कैलकुलेटिव, तीनों फॉर्मेट में हम बातचीत करेंगे। चलिए लिख लिया। तो देखो बच्चों, तीन टाइप का हमने एक्सपेंशन पढ़ा। एक तो हो गया हमारा लीनियर, दूसरा हो गया बच्चों हमारा सुपरफिशियल, और तीसरा हमारा क्या हो गया बेटा, वॉल्यूमेट्रिक। लीनियर तो हमारा क्या हो गया था 1D, सुपरफिशियल हमारा क्या हो गया था 2D, और वॉल्यूमेट्रिक हमारा क्या हो गया था 3D। यहां पर एक्सपेंशन कोफिशिएंट आया अल्फा, यहां पर आया बीटा, और यहां पर आया गामा। फॉर्मूला वही सेम बना था बेटा, फाइनल लेंथ इक्वल टू था इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहां पर एरिया आ गया था और यहां पर वॉल्यूम आ गया था। आ रही बात समझ में? करेक्ट। अब देखिए यहां पर पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो पहले इनमें रिलेशन हम ड्राइव कर लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या होगा। इस रिलेशन को ड्राइव करने से पहले मैं ये बात समझ लेता हूं कि अल्फा बीटा और गामा आए क्यों। अल्फा आया था लेंथ के कारण, बीटा आया था वॉल्यूम के कारण, वो एरिया के कारण, और गामा आया था वॉल्यूम के कारण। करेक्ट। अगर मैं बेटा बोलता हूं ये कोई भी एल लेंथ है, तो आप लिखोगे डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। अगर ये कोई भी एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी लेंथ ये भी एल है ये भी एल है, तो बेटा यहां पर एरिया डेट इज इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर। अगर एरर मेथड यूज में लेता हूं तो डेल्टा ए अपॉन ए डेट इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल। पावर हमारी आगे आ जाएगी एरर मेथड से। डेल्टा ए अपॉन ए को क्या लिखोगे, बीटा डेल्टा थीटा, और इसको क्या लिखोगे, अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से आ जाएगा बेटा बीटा डेट इज इक्वल टू 2 अल्फा। बात आ रही है समझ में कि अगर मैं वैल्यू ऑफ बीटा लिखता हूं तो बीटा विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 अल्फा। जैसे अगर बेटा मैं यहां पर बातचीत करूं कि ये कोई भी एक क्यूब है जिसकी लेंथ है बच्चों हमारी एल, तो यहाँ पर वॉल्यूम होगा बेटा हमारा एल क्यूब। तो यहाँ से बनेगा बेटा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, थ्राइस ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ये होगा बेटा हमारा गामा डेल्टा थीटा, ये होगा बच्चों हमारा अल्फा डेल्टा थीटा। तो गामा डेट इज इक्वल टू आएगा हमारा 3, वैल्यू ऑफ गामा विच इज इक्वल टू क्या होगी 3 अल्फा। आ रही बात समझ में? तो इनका जो रिलेशन है, अगर आप यहाँ पर अलग से लिख दो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, अगर बेटा मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखने का ट्राई करूँ तो अल्फा है, बीटा को लिख दोगे 2 अल्फा, इसको लिख दोगे 3 अल्फा, तो इनका रेशियो बनेगा 1:2:3। ठीक है। तो तीन टाइप का हमारा सॉलिड में एक्सपेंशन होता है, लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। तीनों एक्सपेंशन का मतलब क्या है, तीनों का कोफिशिएंट क्या क्या आने वाले हैं, अल्फा बीटा और गामा। फॉर्मूला क्या बनेगा ये हमने बातचीत की। करेक्ट। इन अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होगा, तो मैंने आपको बताया बेटा कि बीटा डेट इज इक्वल टू होगा हमारा 2 अल्फा एंड गामा डेट इज इक्वल टू होगा 3 अल्फा, और इनका रेशियो बनने वाला है। आ रही बात समझ में? ठीक है। किस तरीके से ये ड्राइव हुआ ये भी हमने लिखा है। एंड इट इज वैलिड फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड। आइसोट्रोपिक का मतलब है एक ही टाइप का मटेरियल हमने यूज में लिया है सॉलिड में। जैसे क्यूब है वो पूरा कॉपर का ही है, ठीक है, या पूरा आयरन का ही है। ऐसा नहीं है एक फेस कॉपर है एक फेस आयरन है, ठीक है। आइसोट्रोपिक अगर सॉलिड है तो गामा इक्वल टू होगा 3 अल्फा, बीटा इक्वल टू होगा 2 अल्फा, और अल्फा तो अल्फा है, और इनका रेशियो बनेगा 1:2:3। इस फॉर्मूला को हम यूज में लेने वाले हैं बेटा फॉर कैलकुलेशन पर्पज। अभी हम सॉलिड की ही बातचीत कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम इन फॉर्मूलाज को यूज में भी लेंगे। करेक्ट।
आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, आगे अगली बातचीत करते हैं। देखो बेटा, अगला एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फॉर एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड। ये वाला कलर नहीं दिख रहा है, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। फॉर एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड मतलब कि जैसे जो सॉलिड है वो सेम मटेरियल का ना हो, जैसे उसकी एक ब्रांच कॉपर की है, एक एल्यूमिनियम की, एक आयरन की, ऐसे अलग अलग दिया जाए तो गामा डेट इज इक्वल टू होता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। अगर अलग अलग है तो उनके अल्फा की वैल्यू अलग अलग होगी, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा ना लिख के अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड हम लिख सकते हैं। ऐसा भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल एक पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये केस बताया। आ रही बात समझ में? तो अगर बेटा मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समराइज करूं, ये पूरी कहानी क्या है हमारी, अगर मैं इस पूरी कहानी को समराइज करूं, यहाँ तक बात आ रही है समझ में? चलिए, मैंने बोला कि थर्मल एक्सपेंशन वर्ड का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पे मटेरियल एक्सपेंड होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको मटेरियल वर्ड को समझाया, सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या है, अटैचमेंट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि क्यों मटेरियल एक्सपेंड होने वाला है। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता है, ओवरऑल अपने मटेरियल एक्सपेंड होते हैं, राइट। मैंने बोला ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्सपेंड होते हैं। वाटर के साथ थोड़ा केस जो है वो थोड़ा सा अलग है, वाटर भी एक्सपेंड होता है लेकिन एक जगह नहीं होता है, वो एक टेम्परेचर की रेंज है, इसलिए वाटर को हमने अलग कर लिया है, ठीक है। सॉलिड में एक्सपेंशन सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है, और इसका रीजन था इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का रीजन क्या है, ठीक है। फिर मैंने बताया सॉलिड में 3 टाइप का एक्सपेंशन ऑब्जर्व होता है, लिक्विड और गैसेज में ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन ही हमारा ऑब्जर्व हो रहा होता है, राइट। फिर अगली बातचीत करी बेटा हमने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स में, लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होगा, एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अपना क्या होगा। लीनियर एक्सपेंशन को हमने समझने का ट्राई किया, देन सुपरफिशियल एक्सपेंशन को हमने समझने का ट्राई किया, उसके बाद हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को समझा, विजुलाइज किया डायग्राम वाइज, देन फ्रैक्शनल चेंज लिखा, ओनली चेंज भी लिखा, उसके बाद फाइनल वैल्यू को भी लिखा गया, राइट। यहाँ अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों टर्म को हमने डिफाइन किया, तीनों को समझने का भी हमने ट्राई किया। इसके बाद बच्चों मैंने अल्फा, बीटा और गामा का रिलेशन ड्राइव किया जो आइसोट्रॉपिक के लिए आया 1:2:3। ये क्यों आया इसको हमने ड्राइव भी किया गया, ठीक है। तो इन पर हमारे अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं। कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है वो भी हम बातचीत करेंगे। अभी समझ लो कहाँ कहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, राइट। अगला आया बेटा आइसोट्रॉपिक सॉलिड। एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड का मतलब क्या था? एन आइसोट्रॉपिक था कि अगर मटेरियल अलग अलग हो क्यूब में तो गामा 3 अल्फा ना होकर अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड होगा। आई बात समझ में नहीं है? क्लियर? तो ये है बेटा हमारी पूरी कहानी, ये है हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, राइट। चलो अब बातचीत करते हैं बच्चों हम आगे की, ठीक है। अब हम बातचीत करते हैं पहले इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, फिर हम लिक्विड और गैसेज में भी बातचीत करेंगे। अगर बेटा यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करो, जैसे भी आप हमसे कनेक्टेड हो उस चैनल के थ्रू हमें रीच करो और अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल ऑन थर्मल एक्सपेंशन in the next video. Thank you.